ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सनीचर 15 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के सदर ट्रंप का गजा के मामले पर आज सख्त मौक़िफ़ देने का ऐलान। I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do. अमेरिका और इसराइल की धमकी के बाद हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. अफगानिस्तान जाकर दौलत इस्लामिया में शमूलियत की मंसूबा बंदी। अफगानिस्तान नियात बरतानवी खातून मुजरिम करार। जिहाद अपनी सरजमीन सरहद पार हमलों में इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान ने मोदी ट्रंप मुश्तरका एलामिया गुमराह कुन करार दे दिया। Pakistan is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region and undermine strategic stability. करोड़ों रुपए की जायदाद और पुलिस को मिलने वाला गुमनाम खत जो चकवाल के एक घर में कैद जबीन बीबी की जिंदगी ना बचा सका। वेल के मुंह से जिंदा बच निकलने वाला नौजवान जिसे वेल ने 1 सेकंड में अपने अंदर खींच लिया था। Hey, ya, vente. Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo, no te subas, agárralo. Tranquilo, agárralo. और खतने की रस्म यहूदियों में क्यों बाकी रही और मसीहियों ने इसे क्यों छोड़ दिया? और जानिए उस अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जिसने दिन दिहाड़े लाहौर में 2 कत्ल किए और $24 लाख के एवज रिहा हो गया। If our diplomats are in another country, then they are not subject to that country's local. ये सब कुछ तो आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतनबे किया है कि वो सनीचर के रोज यानी आज गजा पर अपना सख्त मौक़िफ़ सामने लाएंगे। I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do. But I watched the last people come out, and I looked at a before and an after picture. One guy was a big, strong, healthy guy. Could say he was a little bit overweight. He's not overweight anymore. He looks like he just came out of the Holocaust. It looks like a Holocaust picture. I've looked at him for a long time. याद रहे कि इसराइल और हमास के दरमियान इन दिनों जंग बंदी का मुआहिदा नाफिजुल अमल है। इससे कबल सदर ट्रंप ने तजवीज़ पेश की थी कि अमेरिका गजा की पट्टी का कंट्रोल संभालकर फ़लस्तीनियों को यहाँ से मुंतकिल करेगा और फिर इस जगह को बेहतर बनाएगा। दूसरी जानिब हमास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक बयान में 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान किया है। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइल ने हमास के ऐलान किए जाने वाले नामों की मंजूरी दे दी है और ये फहरिस्त हमें काबिल कबूल है। फ़लस्तीनी कैदियों के इंफॉर्मेशन ऑफिस के मुताबिक इन 3 मग़वियों की रिहाई के बदले में इसराइल गजा के 333 कैदियों के साथ उम्र कैद की सज़ा पाने वाले 36 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जुमेरात को सीनियर इसराइली सिक्योरिटी हुकाम के साथ एक इजलास में तबादला ख्याल किया है कि सनीचर के रोज़ क्या होगा। इजलास में हमास की जानिब से मुआहदे के बरखिलाफ जाने और यरगमालियों को उनके हवाले ना करने की सूरत में जंग दोबारा शुरू करने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। याद रहे कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 को यरगमाल बनाए गए 251 अफराद में से 73 अब भी गजा में यरगमाल हैं, जबकि इसराइली फौज के मुताबिक 35 मुग़वी हलाक हो चुके हैं।
اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت حماس نے 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. ان کے بدلے میں اسرائیل 360 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ حماس کی جانب سے ان 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے نام گزشتہ روز ہی جاری کر دیے گئے تھے، جنہیں آج رہا کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے انفارمیشن آفس کے مطابق ان 3 مغویوں کی رہائی کے بدلے میں اسرائیل غزہ کے 333 قیدیوں کے ساتھ عمر قید کی سزا پانے والے 36 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرے گا، جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ مغویوں کی رہائی کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ریڈ کراس کی 3 گاڑیاں خان یونس پہنچی تھیں۔ حماس نے ان یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے، جس کے بعد ریڈ کراس ان تینوں کو غزہ میں اسرائیلی فوج کے حوالے کرے گی۔ پچھلے ہفتے یرغمالیوں کی حوالگی کے برعکس اس بار ہجوم کو دور رکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے کہا تھا کہ اگر ان 3 یرغمالیوں کو بر وقت رہا نہیں کیا گیا تو وہ حماس کے ٹھکانوں پر دوبارہ بمباری شروع کر دے گا۔ اسرائیلی انتظامیہ کی جانب سے یہ انتباہ حماس کے اس بیان کے بعد سامنے آیا تھا جس میں حماس نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مبینہ خلاف ورزیوں کے جواب میں رہائی کو ملتوی کر رہا ہے۔ برطانیہ میں مقیم فرشتہ جامی نامی ایک افغان خاتون کو دہشت گردی کے الزام میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے افغانستان میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کی شاخ خراسان یعنی ISKP میں شمولیت کے لیے سفر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ لیسٹر کراؤن کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے بعد جمعرات کو دہشت گردی ایکٹ 2006 کے سیکشن 5 کے تحت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کی تیاری کے 2 الزامات میں وہ قصوروار پائی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق لندن کے علاقے اسٹریٹ فورڈ ایون سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ فرشتہ جامی نے افغانستان جانے کے لیے ہوائی جہاز کا یک طرفہ ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے بچائے تھے۔ الزامات کے تحت فرشتہ جامی کی جانب سے سپتمبر 2022 سے جنوری 2024 کے درمیان سوشل میڈیا پر گرافک اور پرتشدد انتہا پسند مواد بھی شیئر کیا گیا تھا۔ تفتیشی حکام کے مطابق فرشتہ جامی متعدد سوشل میڈیا گروپس کی منتظم بھی تھی، جہاں ان کا کام صارفین کی پوسٹیں اور پیغامات کی نگرانی کرنا تھا۔ ان میں سے بعض گروپس میں 700 سے زائد ممبران تھے اور ان میں مبینہ طور پر انتہا پسند مواد پر مبنی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا تھا۔ اس مواد میں ایسی ویڈیوز بھی شامل تھیں جن میں دھماکہ خیز آلات بنانے کے طریقے سکھائے جاتے تھے تاکہ ISKP کو اپنی وفاداری اور عزم کا یقین دلایا جا سکے۔ تحقیقات کے مطابق فرشتہ جامی نے اسلحے پر تحقیق کی اور AK-47 رائفل کو کھولنے اور جوڑنے سے متعلق معلومات اکٹھی کیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان جانے کے منصوبے کے دوران لگ بھگ 22 مرتبہ پروازوں اور دیگر سفری معلومات کی تلاش کی۔ اس مقدمے کے حوالے سے پولیس کے خصوصی آپریشن کے سربراہ ڈیرن ویبسٹر نے کہا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ کیس تھا جس میں دہشت گردی اور سنگین نوعیت کے جرائم شامل تھے اور ہم عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فرشتہ جامی کے اقدامات سے دنیا کو حقیقی خطرہ تھا اور ممکنہ نقصان کو کم نہیں سمجھا جانا چاہیے تھا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان سے متعلق دیے جانے والے حوالے کو یک طرفہ، گمراہ کن اور سفارتی اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر موجود مشترکہ اعلامیے کے مطابق امریکہ اور انڈیا دونوں ممالک کے رہنماؤں نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں میں ملوث مجرموں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین سرحد پار دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔
दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि एलामिया में दिए जाने वाले इस तरह के हवाले इस तल्ख हकीकत से बैनुल-अक़वामी तवज्जो नहीं हटा सकते कि इंडिया मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के मुर्तकब अनासर के लिए महफूज पनाहगाह है। मुश्तरका एलामिया में इंडिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल न करने पर तवज्जो नहीं दी गई, जो खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम का एक अहम जरिया है, और न ही इसमें इंडिया के कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस लिया गया है। Pakistan is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region and undermine strategic stability. They remain unhelpful in achieving the objective of a durable दफ्तर peace in खारजा South के Asia. तर्जुमान शफकत अली खान ने जुमे को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इंडिया को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली के मंसूबे पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है that are one-sided and divorced from ground realities. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वाशिंगटन में मुलाकात के बाद ऐलान किया था कि अमेरिका इंडिया को F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी समेत लाखों डॉलर मालियत का फौजी साजो सामान फरोख्त करेगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने जुमे को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने के पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया है। सामीन, जब समंदर के अंदर एक देवहैकल व्हेल ने अद्रियान सीमानकास को निगला तो जो पहली चीज उन्होंने महसूस की वो थूक यानी लुआब का मलगूबा था। 23 साल अद्रियान ने अपनी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात से मुतल्लिक जीबीसी को तफसीलात बताते हुए कहा कि मुझे ये समझने में एक सेकंड लगा कि मैं किसी ऐसी चीज के मुंह में हूं जो कोई कातिल व्हेल या उसी से मिलता जुलता समुद्री जानवर हो सकता है, और शायद उसी ने मुझे निगल लिया है। अद्रियान ने सोचना शुरू कर दिया था कि वो किस तरह व्हेल के अंदर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फिर उसी वक्त व्हेल ने उन्हें बाहर थूक दिया। ¡Hey! ¡Ya, vente, vente! Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo. Agárralo, agárralo, no te subas, agárralo. Tranquilo, agárralo. Agárralo. वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाले अद्रियान अपने वालिद के साथ चिली के साहिल के करीब चप्पू वाली कश्ती चला रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें जोरदार धक्का लगा है। किसी चीज ने उन्हें पीछे से मारा और समेटकर अपने अंदर खींच लिया। वो बताते हैं कि मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो मुझे अंदाजा हो गया कि मैं व्हेल के मुंह के अंदर हूं। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ गहरी नीली और सफेद सी झिलमिलाहट देख रहे थे। मुझे अपने चेहरे पर बेतहाशा थूक की चिपचिपाहट महसूस हो रही थी। मुझे सोचना पड़ा कि अगर इसने मुझे मुकम्मल तौर पर निगल लिया तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं उसके खिलाफ लड़ नहीं सकता था। अब मुझे अगले कदम के बारे में सोचना था। ताहम चंद ही लम्हों में अद्रियान ने महसूस किया कि वो ऊपरी सतह की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि व्हेल ने उन्हें थूक दिया था। अद्रियान के वालिद डल अपने बेटे से महज चंद मीटर के फासले पर थे। डल ने इन मुख्तसर मगर खौफनाक लम्हात को कैमरे की आंख में भी महफूज कर लिया है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला चकवाल के थाना नीला में तैनात पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर शोएब जफर ने जीबीसी से बात करते हुए बताया है कि एक गुमनाम खत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए गग गांव के एक बंद घर से एक 26 साला खातून की लाश और एक 32 साला शख्स को जिंदा हालत में बाजियाब करवाया गया है। इस गुमनाम खत में दावा किया गया था कि करोड़ों रुपए की जायदाद हथियाने की खातिर दोनों बहन भाइयों को एक घर में बंद रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मोयुद्दीन ने जीबीसी से बात करते हुए इस अमर की तस्दीक करते हुए कहा कि गालिब इम्कान यही है कि दोनों बहन भाइयों को जायदाद हथियाने के लिए इस हालत में रखा गया था। उन्होंने जीबीसी को बताया कि पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश के लिए एक खसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है जो जल्द इस सानिया के असल मुहर्रकात को सामने लाएगी। डीपीओ ने मजीद कहा कि इस मामले में जितने अफराद भी मुलव्वस हुए उन सब को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ZBC को दस्तयाब FIR में 302 के अलावा हब्स बेजा में रखने और शवाहिद छुपाने की दफात भी लगाई गई हैं। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम के बाद जबीन बीबी की लाश 13 फरवरी को गख गांव में दफना दी गई, जबकि उनके भाई जो पुलिस के मुताबिक जिस्मानी तौर पर इंतहाई लागर हालत में हैं का तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है। गख गांव के एक रिहायशी ने ZBC उर्दू को बताया कि गांव का कोई शख्स खिड़की से दोनों बहन भाइयों को कभी कभी खाना दे जाता था। चूंकि दोनों बहन भाई गांव के बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इस खानदान की औरतें पर्दा करती हैं, इस वजह से गांव का कोई शख्स घर के अंदर दाखिल नहीं होता था। ताहम SHO शोएब जफर ने इब्तिदाई तफ्तीश की रोशनी में ZBC उर्दू को बताया कि 2 साल पहले अपने वालिद के जिंदा होते हुए जबीन बीबी और उनका भाई बिल्कुल नॉर्मल थे और जबीन बीबी ने चंद बरस कबल BSc का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया था। गख गांव चकवाल के शुमाल में भगनाए नदी के किनारे आबाद है। इस इलाके में मुगल कसर बिरादरी बाअसर खानदान है, जिनकी जरी जमीन माजी में हजारों एकड़ तक फैली हुई थी। ये लोग अपने नाम के साथ सरदार लिखते हैं। जबीन बीबी और उनके भाई का ताल्लुक भी मुगल कसर सरदारों के कबीले से है और मुकामी सरकारी एहलकार ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ZBC से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि उनके वालिद का जरी रकबा 2000 कनाल के लगभग है, जो अभी तक जबीन बीबी और भाई के नाम मुंतकिल नहीं हुआ है। SHO का कहना था कि पहले तो जबीन का भाई डर और खौफ की वजह से कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन अब उसने बोलना शुरू कर दिया है। ताहम उसके और उसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ वो बताने से कासिर है। सामीन, अपनी पैदाइश के 8वें दिन हजरत ईसा के भी खतने किए गए, मगर उनके बाद आने वालों ने इस रस्म को तर्क कर दिया। हालांकि यहूदियों और मसीहियों में कई रिवायात अब भी मुश्तरका हैं। मसलन अहम दिनों पर इज्तिमाई इबादत। मसीही लोग क्यों अपने नौमौलूद बच्चों के खतने नहीं करते? इसका जवाब बाइबल में मौजूद है। बाइबल के अहद नामा जदीद या न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक यहूदियत और मसीहियत में खतनों के बारे में तजाद सन 50 ईस्वी में आया और सेंट पॉल और सेंट पीटर के दरमियान इस मौजू पर सख्त बहस हुई। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ योरागोय में मजहबी फलसफे के प्रोफेसर मैगेल पास्टोरेनो ने बताया कि ये कलीसा का पहला इदारा जाती इख्तलाफ था। सेंट पॉल को उस वक्त तक सेंट या बुजुर्ग का दर्जा नहीं दिया गया था और वो सिर्फ पॉल ऑफ तरतूस के नाम से जाने जाते थे। पाल शुरू में शरीयत मूसवी के फकीहा यानी फरीसी थे और हजरत ईसा के हवारियों को सताया करते थे, मगर फिर बाइबल के मुताबिक वो बदल गए और उन्होंने पूरी दुनिया में यीशु मसीह का पैगाम फैलाया। गलील या अल जलील शहर से ताल्लुक़ रखने वाले पीटर नजरत या अल नासरा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले यीशु मसीह की तरह पाल भी यहूदी मसीह थे और इसलिए उनके खतने भी हुए थे। उस वक्त तक यहूदी मज़हब वो वाहिद मजहब था जो एक खुदा की इबादत की तरवीज किया करता था, जबकि यूनानी, रूमी और मिस्री उस वक्त कई खुदाओं पर यकीन रखते थे। यहूदियों के नज़दीक खुदा ने इब्राहिम से कहा, तुम्हें मेरे और तुम्हारे और तुम्हारी नस्लों के दरमियान इस अहद की पासदारी करनी होगी कि तुम में से हर मर्द का खतना किया जाएगा। यहूदियों के अलावा मुसलमान भी आज तक खतने की रिवायत कायम रखे हुए हैं। सामीन, सन 2011 में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले डेविड रेमंड ने दिन दिहाड़े लाहौर में 2 नौजवान लड़कों को कत्ल कर दिया था। रेमंड डेविस को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको रकम के बदले रिहा कर दिया गया था। उनकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई और रेमंड डेविस कौन थे? सुनिए हुदैजा आरिफ की ये रिपोर्ट। 27 जनवरी 2011 की शाम लाहौर के पुरानी अनारकली के थाने में एक अनोखा मंजर था, जहां 2 नौजवानों के कत्ल के इल्जाम में एक गैर मुल्की शख्स से तफ्तीश जारी थी। ये गैर मुल्की शख्स अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस था, जिसने उसी शाम 2 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। किसी को मालूम नहीं था कि आने वाले चंद दिनों में दिन दहाड़े दोहरे कत्ल का ये वाक़या पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती बहरान का बाइस बनने वाला था। आज BBC रीड्स में कहानी रेमंड डेविस की और ये कि रेमंड डेविस के लिए किन लोगों ने कोशिश की कि उनको सज़ा सुनाए जाने से ऐन पहले आम अदालती कार्रवाई को शरई अदालत में बदल दिया गया और मुतासरीन के घर वालों को रकम के बदले माफ़ी देना पड़ी। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप
सुन रहे हैं BBC रीड्स। अमरीकी शहरी रेमंड डेविस से जब थाने में तफ्तीश के दौरान पूछा गया कि क्या वो अमरीकी सिफारत खाने के लिए काम करते हैं, तो उन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि यहाँ अपना असल काम और ओहदा समझा पाना उनके लिए मुश्किल होगा। कुछ घंटे कबल एक गाड़ी में मौजूद रेमंड डेविस ने मजंग के इलाके में अपनी ग्लॉक 17 ऑटोमेटिक पिस्तौल से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों मोहम्मद फ़हीम और फैज़ान पर 10 राउंड फायर किए थे। अपनी आप बीती द कॉन्ट्रैक्टर में रेमंड डेविस लिखते हैं कि तफ्तीश के दौरान उनसे पूछा गया कि वो किसके लिए काम करते हैं, अमरीकी सफ़ीर के लिए। इस पर रेमंड डेविस ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद उनके असल काम का जिक्र करना ठीक नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, कंसल्टेंट। 27 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी के बाद रेमंड डेविस 49 रोज तक पाकिस्तान में कैद रहे। इन 49 दिनों में ये एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी थी, जिसका सुबह से शाम तक न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी चर्चा था। रेमंड डेविस को रिहाई कैसे मिली, इसका जिक्र थोड़ी देर में, लेकिन पहले ये कि रेमंड डेविस कौन थे और उन्होंने 2 नौजवानों का कत्ल किन हालात में किया था। अपनी किताब में रेमंड डेविस ने पाकिस्तान में अपनी गिरफ्तारी, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तफ्तीश, मुकदमे का अहवाल और बिलाखिर रिहाई का जिक्र बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। उन्होंने बड़े ड्रामाई अंदाज में जेल रोड और फिरोजपुर रोड के संगम पर पेश आने वाले वाक़ये की मंजरकशी की है, जिसमें उन्होंने 2 पाकिस्तानी शहरियों को गोलियां मारकर हलाक किया था। वो अपनी किताब में दावा करते हैं कि जब वो चौक में ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो उनकी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कों में से एक ने पिस्तौल निकालकर उन पर तान ली थी। रेमंड डेविस इंतहाई तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने इसी तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने की बारहा मशक़ कर रखी थी। उन्होंने फ़ौरन अपना पिस्तौल निकालकर उसके मैगज़ीन में मौजूद 17 में से 10 गोलियां गाड़ी की विंडस्क्रीन से फायर करके इन दोनों मोटरसाइकिल सवारों को हलाक कर दिया। रेमंड डेविस का कहना है कि उन्हें इन दोनों की हलाकत का ज़रा भी अफसोस नहीं है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि फ़ैसला मैंने नहीं बल्कि मोहम्मद फ़हीम ने पिस्तौल निकाल कर किया था। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हें मारकर मेरा ज़मीर साफ़ रहेगा, क्योंकि मेरा अव्वलीन मकसद अपने ख़ानदान के पास वापस जाना है। रेमंड डेविस को उसी दिन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसी वक्त लाहौर में अमेरिकन काउंसलेट से एक गाड़ी उन्हें छुड़वाने के लिए आई तो उसने सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और यूं इस वाक़े में हलाकतों की तादाद 3 हो गई थी। रेमंड डेविस लिखते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके पहले एक फ़ौजी छावनी और बाद में कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जब अमरीकी सिफारत खाने को पता चला तो उन्होंने डेविस को रिहाई दिलवाने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी। रेमंड डेविस को इब्तदाई तौर पर लाहौर की एक मकामी अदालत में पेश किए जाने के बाद लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्हें लाहौर में कैद के दौरान अमरीकी काउंसिल जनरल कार्मिला कॉनरॉय ने कहा था कि अगर आप चाहें तो उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दबाव डालें तो कहना आप अमरीकी सिफारत खाने के लिए सिफारतकार हैं और आप मुतालबा करते हैं कि आपको इस्लामाबाद में सिफारती मिशन के हवाले कर दिया जाए। मगर रेमंड डेविस के मुताबिक वो पाकिस्तान में अमरीका के महकमा ख़ारजा के एहलकारों की हिफाजत पर मामूर थे। वो लिखते हैं, क्या इससे मुझे सिफारतकार का दर्जा मिल सकता था? हरगिज़ नहीं। ये वही ज़माना था जब अमरीकी हुकाम को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म हो चुका था और उन्होंने उसामा के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया था। अमरीकी हुकाम को खदशा था कि अगर उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और इस दौरान डेविस पाकिस्तानी हिरासत में रहे तो उन्हें मार दिया जाएगा। यही वजह है कि खुद उस वक्त के सदर बराक ओबामा ने 15 फरवरी को रेमंड डेविस का जिक्र करते हुए कहा था कि वो हमारा सिफारतकार है और उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। मुसन्निफ शुजा नवाज का ख्याल है कि रेमंड डेविस को सदर के जरिए सिफारतकार कहलवाकर अमेरिका ने बड़ा खतरा मोल लिया था। वो अपनी किताब द बैटल फॉर पाकिस्तान, द बिटर यूएस फ्रेंडशिप एंड अ टफ नेबरहुड में लिखते हैं कि दस्तावेज़ात ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की थी। वज़ारत ख़ारजा की किसी फहरिस्त में रेमंड डेविस का नाम बतौर सिफारती अमला इंदराज नहीं था। अमरीकी सिफारत खाने ने बाद में इसे एक सिफारती गलती करार दिया था। अब सवाल यह है कि रेमंड डेविस पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। शुजा नवाज अपनी किताब में लिखते हैं कि रेमंड डेविस ने अमरीकी रियासत जॉर्जिया में अमेरिका की एलीट स्पेशल फोर्सेस में शमूलियत के लिए ट्रेनिंग की थी, मगर फेफड़ों में खराबी और माजूरी के बायस उन्हें आर्जी तौर पर रिटायर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वो मुलाजमत छोड़ दी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की दुनिया में
قدم رکھا۔ انہوں نے 2004 میں افغانستان میں امریکی حکومت کے بڑے کانٹریکٹر ڈین کارپ انٹرنیشنل کے ساتھ پہلی اسائنمنٹ پر کام کیا۔ وہ صدر حامد کرزئی کے باڈی گارڈز کی ٹیم کے رکن تھے اور ان کی یومیہ تنخواہ $600 تھی۔ اس کے بعد وہ پاکستان میں بطور سیکیورٹی کانٹریکٹر آئے اور پہلے پشاور اور اس کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے لیے کام کیا۔ وہ لاہور میں امریکی کونسلیٹ کے ساتھ 2009 سے 2011 تک وابستہ رہے۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ ISI کے سربراہ شجاع پاشا نے نجی طور پر CIA کے ڈائریکٹر لیون پینیٹا سے یہ تصدیق کرنے کو کہا تھا کہ آیا ریمنڈ ڈیوس جاسوس ہیں، تاہم پینیٹا نے اس کی تصدیق نہیں کی، جس کے بعد یہ معاملہ عدالت تک پہنچا۔ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے پاس موجود گلوک 17 پستول، GPS، کیمرہ، فون اور موٹرولا کا 2 وے ریڈیو سبھی ان کی جگہ پہلے کام کرنے والے کانٹریکٹر کے استعمال میں رہے تھے۔ ریمنڈ ڈیوس کا کہنا ہے کہ وہ براہ راست امریکی حکومت کے ساتھ کام کرتے تھے اور ان سے سیکیورٹی خدمات کے ٹھیکے حاصل کرتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماضی میں ان کی اسپیشل فورسز سے وابستگی کے بارے میں پاکستانی حکام کو علم ہو، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ انہیں کسی جاسوس کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ سن 2017 کے دوران نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ریمنڈ ڈیوس نے CIA کے لیے کام کرنے سے متعلق سوال پر کہا تھا کہ ان کا کام سفارت خانے میں ہر کسی کو ضرورت کے تحت تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اب بات مقدمے کے آخری دن کی، جس کو خود ریمنڈ ڈیوس نے ایک ڈرامائی دن کہا ہے۔ جس دن لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کورٹ میں ریمنڈ ڈیوس پر قتل کی فرد جرم عائد ہونا تھی، ڈیوس لکھتے ہیں کہ انہیں اس رات نیند نہیں آئی۔ عدالت میں اس دن معمول سے زیادہ بھیڑ تھی اور ڈیوس کو اسٹیل کے ایک پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس پنجرے کا مقصد ان کو لوگوں سے بچانا تھا یا پھر لوگوں کو ان سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں کے رویے سے انہیں لگا جیسے وہ سبھی لوگ جج کی جانب سے ان کے قصوروار ہونے کا فیصلہ سنائے جانے کے منتظر ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال تھی جیسے اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹ کر کسی قریبی درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دیں گے۔ عدالتی کارروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی، اس لیے ڈیوس کو کچھ خاص پتہ نہیں چلا، لیکن درمیان میں وہاں موجود لوگوں کے رد عمل سے پتہ چلا کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ ڈیوس کے ایک امریکی ساتھی پال وکیلوں کا حصار توڑ کر پنجرے کے قریب آئے اور کہا کہ جج نے عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا ہے۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے ایک انٹرویو کے دوران انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے دیت کے ذریعے اس معاملے کو سلجھانے کا مشورہ دیا تھا۔ ادھر ڈیوس کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران ان لواحقین کو عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولیں۔ یہ لواحقین ایک ایک کر کے خاموشی سے جج کے سامنے پیش ہوتے، اپنا شناختی کارڈ دکھاتے اور رقم کی رسید وصول کرتے اور باہر چلے جاتے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ یہ رقم کس نے دی۔ اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے اس بات سے صاف انکار کیا تھا کہ یہ خون بہا امریکہ نے ادا کیا ہے۔ جو ہی یہ کارروائی مکمل ہوئی، ریمنڈ ڈیوس کو ایک عقبی دروازے سے نکال کر سیدھا لاہور کے ہوائی اڈے پہنچایا گیا، جہاں ایک سیسنا طیارہ رن وے پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.